Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you will be fine. अच्छा, अल्लाह ताला का कितना करम है कि हम लोग एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हमारे पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि हमें जो है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। फिर अपना मुल्क है, हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ग्रेड सिटीज़न्स हैं। और एक और जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि मैंने कई लोगों से सुना जो कि दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं नॉन इस्लामिक में, तो वो ये कहते हैं कि हम अज़ान की आवाज़ को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अज़ान मसाजिद इस तरह से बाज़ जगहों पर तो फ्रीडम ही नहीं है अज़ान देने की। तो वो फिर जो है ना अज़ान बहुत अरसा नहीं सुनते। तो वो ये कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो इट साउंड्स वेरी गुड एंड बहुत अच्छा लगता है अज़ान को सुन के। और आपको पता है कि मुअज़्ज़िन का दर्जा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है। वो जब अज़ान देता है तो अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता है। और अल्लाह पाक कुरान पर पाक में फरमाते हैं कि उससे अच्छी बात और किसकी हो सकती है जो कि लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए। ठीक है, तो अज़ान की इतनी बड़ी फजीलत है। और इन सारी चीज़ों को जब उलमा कंक्लूड करते हैं ना, इससे इसको कहते हैं इस्तदलाल करना, यानी कि इनसे लॉजिक्स हासिल करना। तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ बुलाना चूँकि सबसे बेहतरीन बात होती है, सबसे बड़ा अमल होता है, इसलिए मुअज़्ज़िन का दर्जा बहुत बड़ा है। और आपको पता है कि एक हदीस का मफ़हूम ये है कि मुअज़्ज़िन जो है ना, क़यामत के दिन इनकी गर्दनें लंबी होंगी। ठीक है, इनकी खूबसूरती में इजाफे के लिए, और ये यानी कि इनको प्रोमिनेंट करने के लिए ये दूर से पहचाने जाएँ। अच्छा, फिर हमारे लिए क्या, अब हम ज़ाहिर है कि हर बंदा तो अज़ान नहीं दे सकता। एक हदीस का मफ़हूम ये है कि अज़ान देने का सवाब इतना ज़्यादा है कि अगर लोगों को दर हकीकत मालूम हो जाए कि कितना है, तो लोग इसके लिए एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे कि मुझे अज़ान देनी है, मुझे देनी है। अच्छा, इवन देन एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। हर कोई तो अज़ान नहीं देगा, कोई ज़ाहिर है कुछ ही देंगे ना लोग, और फिर लेडीज़ तो दे ही नहीं सकती। तो लेकिन ये है कि हमारे लिए क्या है कि अज़ान को सुनना वाजिब है। अज़ान को सुनना खामोशी के साथ, कुछ भी आप कर रहे हैं वो काम रोक दें और साइलेंटली अज़ान को सुने, सर को कवर कर लें, ध्यान से सुने। ठीक है, तो ये बहुत जो है फजीलत वाला। हत्ता कि अगर कोई शख्स कुरान पाक भी पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी क्या हुक्म है, अगर अज़ान हो रही है वो कुरान पाक को बंद करके रख दे और पहले अज़ान सुने। अच्छा, अब सुनने के दौरान क्या करना है कि मुसलसल इसका जवाब देना है। ठीक है, और जवाब अज़ान का क्या होता है कि जो जो कलमा मुअज़्ज़िन कहता है तो आपने पीछे वही दोहराना है। जैसे वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम भी पीछे कहेंगे अल्लाह अकबर, लेकिन उनके कहने के बाद, क्योंकि देखें वो बीच में गैप देते हैं ना, तो उस गैप में हम कहेंगे। फिर तमाम कलमात को आपने उनके पीछे रिपीट करना है। अच्छा, जब वो जो चार कलमात हैं, हय्या अलस सलाह 2 दफ़ा कहा जाता है और फिर हय्या अलल फलाह 2 दफ़ा, उसके पीछे कहना होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ये हो गया, अज़ान मुकम्मल हो गई। उसके बाद आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ें, और अज़ान के बाद की जो दुआ मसनून दुआ है, आप में मेरा ख़्याल है तकरीबन सारे बच्चों को आती होगी, वो पढ़ें। तो एक जगह पर ये रिवायत आती है कि जो शख्स अज़ान को खामोशी से सुनता है, उसका जवाब देता है और उसके बाद अज़ान की दुआ पढ़ता है ख़ात्मे की, तो उसको भी मुअज़्ज़िन की तरह जो है ना वो अजर मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस हम लोगों ने करनी है। ये अपनी जो है ना हैबिट्स बनानी है। ये नहीं है कि एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, लेकिन हमेशा ये करना होता है। दिन में 5 टाइम अज़ान होती है, पाँचों अज़ानों को सुने और जो है वो उसका जवाब दें। फिर ये होता है कि मतलब बाज़ घरों के करीब बहुत ज़्यादा मसाजिद होती हैं और खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, तो अज़ान की आवाज़ एक ही नमाज के लिए काफ़ी दफ़ा आती है। तो कम अज़ कम एक अज़ान को ज़रूर उसका जवाब दें। और बाकी खामोशी तो सुन रखनी चाहिए अज़ान के दौरान। कोई बात नहीं, 5 मिनट में सारी अज़ानें हो जाती हैं। अगर आप जो 5 मिनट खामोशी से सुन लेंगे तो इसमें कोई इतना हरज नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बात जो है इट वाज समथिंग जो कि मैं चाहती थी कि हम इसको शेयर करें। अच्छा जी, नाउ वी कम टू द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो आपको पता है कि हम जो है वो सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, और रोटेटरी मोशन जो है दरअसल ये कायनात का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत अहम टाइप ऑफ मूवमेंट है ये।
आप देखें, मैंने आपको मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले जो मिसाल दी है कि आप एटॉमिक सिस्टम को ले लें अगर। अब एटॉमिक सिस्टम जो है वो पूरी कायनात, ये फिज़िकल वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, मैटर से मिलकर बनी हुई है। तो हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। हर एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और वो उसको ऑर्बिट कर रहे हैं और मुसलसल घूम रहे हैं और अपनी स्पिनिंग भी कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बड़े स्केल के ऊपर चले जाएँ तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे पास प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड घूम रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा कि ये एक गैलेक्सी है जिसका कि हम पार्ट हैं। कायनात बहुत बड़ी है, यूनिवर्स इज़ वेरी ह्यूज, वेरी बिग, वेरी वास्ट, बहुत वसी है। और इस जैसी और कई जो है ना गैलेक्सीज़ हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, हम एक गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, उस गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम का हम उसमें से एक प्लैनेट के पार्ट हैं हम। ठीक है, अर्थ का पार्ट हैं हम। तो इसके अलावा और कितने ही प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स और जो है प्लैनेट्स के डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स के दरमियान में कितने जो है वो लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। और एक ये जो हमारा सन है, ये एक स्टार है, और ये कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, इससे और कई गुना बड़े सितारे जो है वो इस कायनात में मौजूद हैं। कई जो है गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सी किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स को कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बताई थी कि रोटेटरी मोशन। अब देखें, ये जो सोलर सिस्टम है इसमें भी क्या है कि सन के अराउंड सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ना सिर्फ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं बल्कि वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट के गिर्द घूमने की मूवमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, यानी कि वो मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट जो है किसी अपने बॉडी से बाहर किसी सेंटर के अराउंड घूमता है, उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और जब बॉडी जो है वो अपने ही एक्सिस, अपने बॉडी में से पास करते हुए एक्सिस के अराउंड घूमे तो उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम जो पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करता है तो जो उसका मोमेंटम होता है उसको हम उसका लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर या रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जो मोमेंटम वो पोजेस करता है दैट इज़ नोन एज द एंगुलर मोमेंटम। आपकी बुक में ये जो इस टॉपिक को निकालें और आपको ग्रीन हाईलाइटेड डेफिनेशन नज़र आएगी। अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू दैट रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, कि सपोज करें कि हमारे पास जो है ना एक सेंट्रल पॉइंट है ओ। ठीक है, ये एक पॉइंट ओ है और यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट है पी, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है जिसने कि रोटेट करना है। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है ना दैट इज़ बीइंग कॉल्ड स्मॉल आर, और इस पॉइंट पी का जो मास है दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, एम क्या है, इस पी का मास है, और ये रोटेट करता चला जा रहा है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है ये इस तरह से, अगर ये रोटेट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो है ना एंगुलर मोमेंटम मौजूद है। ये इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m is having a linear velocity v, ठीक है, then its linear momentum is p and that is equal to m into v। ठीक है, तो and if it is rotating अराउंड ओ, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई ना। पीछे देखो, अब मैंने आपको टॉपिक्स में बताया टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में। अब अगर इस पॉइंट ओ के अराउंड ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस मास m का, उसको हम कहते हैं कैपिटल L एंड दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये हमारे पास इस पोजीशन वेक्टर r और इसके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर होता है। L इज इक्वल टू r क्रॉस p। ये L है इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, L इसका एंगुलर मोमेंटम है और ये किसके बराबर होता है,
ये होता है ऑब्जेक्ट के जिन एक्सिस के अराउंड वो घूम रहा है वहाँ से लेकर उस तक का जो उसका ऑर्बिट बनता है उसका रेडियस, और जितना उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट जब हम ले लेते हैं तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। अब आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा, ये क्या है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ठीक है। ये क्या हो गई, वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में। और वेक्टर प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स की होती है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, आर पी साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब इसमें पी की वैल्यू अगर मैं रखूँ, पी की वैल्यू कितनी, एम वी है, तो मेरे पास आ जाएगा एम वी आर एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब थीटा कौन सा वाला एंगल है जो कि हमारे पास आर और पी के दरमियान में बनेगा। अब चूंकि ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड हमने इसका ले लिया। अब इसकी जहाँ तक डायरेक्शन का ताल्लुक है, डायरेक्शन ऑफ एल, क्योंकि देखें एल क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग द राइट हैंड रूल, ठीक है। यू कैन गो टू चैप्टर नंबर 2 और आप वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो राइट हैंड रूल डिस्क्राइब किया गया है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। और वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो ये डिस्क्राइब करता है कि आपने आर और पी दो जो वेक्टर्स हैं उनकी टेल्स को ज्वाइन करके एक प्लेन बना लें। फिर आप क्या करेंगे, आर को पी की तरफ रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉलर एंगल, तो जो फिर अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करेंगे, और जब आप उनको कर्ल करेंगे तो जो एक्सटेंडेड थंब है वो हमें दे देगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वेक्टर प्रोडक्ट है एल, और जो दो वेक्टर्स हैं उसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आर और पी हैं। आर और पी को हमने ज्वाइन किया, आर को पी की तरफ रोटेट किया, तो जब हमारे पास थंब जो है वो एक्सटेंड होगा तो वो किधर को एक्सटेंड होगा, वो होगा द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ एल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी, ठीक है। आर और पी की जो दोनों लाइनें हैं, जो इनके दो वेक्टर्स हैं, जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक प्लेन बन जाएगा। रिमेंबर कि व्हेन एवर यू ज्वाइन टू लाइंस दिस फॉर्म्स अ प्लेन, ठीक है। जब भी आप कोई सी दो लाइनों को ज्वाइन करते हैं तो बीच की जगह एक प्लेन कहलाती है। आर और पी को हम लोगों ने ज्वाइन किया जिसके साथ हमारे पास एक प्लेन बन गया, फिर हमने आर को पी की तरफ रोटेट किया, एक्सटेंडेड थंब जो है वो हमारा इस प्लेन के डेफिनेटली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय आर एंड पी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। यूनिट्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको पता है कि हमारे पास जो एम वी आर यहाँ से निकाल लें, ठीक है, किलोग्राम आ गया मैथ से, वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस के भी मीटर होते हैं, तो मीटर का स्क्वायर आ गया और सेकंड का इन्वर्स आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसके जो है ना यूनिट्स आ गए। और अगर हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके लिखना चाहें तो हम इसको जाउल सेकंड भी लिख सकते हैं, जाउल सेकंड भी इसके यूनिट है, ठीक है। और इधर से ये आ जाता है कि जाउल सेकंड कैसे बनते हैं। देखिए, जाउल हमारे पास क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको ये टारगेट दे रही हूँ, ये एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आपने ये करना है कि आपने प्रूव करना है कि जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स और जाउल सेकंड ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, यू हैव टू प्रूव दैट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज़ इक्वल टू जाउल सेकेंड, ठीक है जी। ये काम आप लोगों ने करके मुझे सेंड करना है, लेक्चर के नोट्स भी भेजने हैं और साथ में काम भी सेंड करना है। अच्छा, ये काम करना क्लास के सिर्फ चंद बच्चों की तो जिम्मेदारी नहीं होती, ये तो देखो जो काम करेगा उसी को फ़ायदा होगा। जो बच्चियाँ मुझे काम भेज रही हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट, वो अपने नॉलेज में इजाफा कर रही हैं, वो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, इससे बाकी सारे बच्चों के हिस्से का काम तो नहीं मुकम्मल हो जाता, ठीक है। तो बेहतर ये है कि हर बच्चा अपना इंडिविजुअली काम मुझे जो है ना वो सेंड करे। अच्छा, उसके बाद हम इसको अभी हम लोगों ने जो है ना कहा है कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका पाथ हमारे पास सर्कुलर पाथ ही हो,
ये फार्मूला दिस इज़ वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ पाथ, ठीक है। L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा जो है ये एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेट कर रहा है, रोटेशन मतलब कर्व पाथ में है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो, ठीक है। सर्कल तो ख़ास शेप का नाम है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, वो जो है आर्बिट्रेरी शेप का भी हो सकता है, वो रैंडम पाथ भी हो सकता है, ठीक है। गिव्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग एंगुलर मोशन इन एनी शेप ऑफ पाथ, ठीक है। और अगर हम इसको स्पेसिफिक कर दें कि पाथ ऑब्जेक्ट का जो है वो सर्कुलर है, तो फिर काम और आसान हो जाएगा। फॉर अ सर्कुलर पाथ, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो आसानी किस तरह से होगी कि हमारे पास जो थीटा है ना ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और रेडियस और टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, लिहाजा जो हमारे पास मोमेंटम और जो है आर उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास आर होगा, ये होगी डायरेक्शन ऑफ द पी या वी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो कि मोमेंटम की डायरेक्शन होती है और मोमेंटम की वही होती है जो वेलोसिटी की। अब इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, एम वी आर साइन ऑफ 90 डिग्री। और मैंने आपको शुरू में जो टेबल बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, वहाँ से देखें कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा L इज इक्वल टू एम वी आर, ठीक है। रिलेशन हमारे पास और सिंपल हो गया। और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अगर हम जो है v की बजाय ओमेगा लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा, v की जगह r ओमेगा लिखते हैं, L इज इक्वल टू एम r ओमेगा v की जगह, और फिर एक और r, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर एंड ओमेगा। ये आ गया रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर वेलोसिटी की शक्ल में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अभी तक हम बात कर रहे थे एक पॉइंट मैस, ठीक है, जो कि एक सिंगल मैस है, स्मॉल m उसका जो वैल्यू है। अब हम इसको करेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी, कि अगर हमारे पास एक ऐसा बॉडी हो जो कि सिंगल मैस नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, ठीक है, तो फिर हम एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन को जो है ना वो किस तरह से लिखेंगे। जैसे आप ये बुक वाली मिसाल ले लें कि आपके पास एक इस तरह से एक डिस्क है, ठीक है, और इसको हम जो है ना हमने यूँ इसको रोटेट कर दिया, ये हम लोगों ने इसको घुमा दिया एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस। ये इसका सेंटर है, यहाँ से कोई एक आप इसका मैस ले लें m, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया r, और m ये कोई ith पार्टिकल है जिसकी के वेलोसिटी जो है ना इस वक्त वो कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू v इंटू आई। और ये डायरेक्शन आपको पता है ये हमेशा होती है एंगुलर वेलोसिटी की। आपको पता है ना कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज़ ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जबकि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो किधर को होती है, वो टेंजेंट टू द पाथ के अलोंग होती है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द थिंग कि इसमें हमारे पास जो है ना एक पार्टिकल नहीं है बल्कि बहुत सारे मैसेज हैं, ठीक है। तो फॉर एनी पार्टिकल ऑफ mass mi इन द रिजिड बॉडी, इस पूरे बॉडी में एक जो पार्टिकल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एम आई आर आई स्केयर एंड ओमेगा आई, ठीक है। अगर उसका मैस एम आई है, उसका यहाँ से जो फासला है उसको मैंने आर आई दिया है, और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम लोगों ने अगर ओमेगा आई कहा तो ये उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, इसको हम एल आई कह रहे हैं। अच्छा, अब बाकी इसमें बेशुमार पार्टिकल्स हैं, जैसे तब हम लोगों ने कल किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था एक रिजिड बॉडी के लिए,
जिसमें जो है ना वो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हमने उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स शो करके उसको लिया था और फिर हमने उसको पूरे रिलेशन को सम अप कर लिया था। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम करेंगे कि समिंग ओवर ऑल द मैसेज, ठीक है, या समिंग ओवर ऑल द पार्टिकल्स। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर एंड ओमेगा आई। अब आपको पता है कि हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो तमाम पार्टिकल्स की सेम होती है, वो पार्टिकल टू पार्टिकल डिफरेंट नहीं होती। टेंजेंशियल वेलोसिटी फ़र्क होती है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू 1 to n m i r i स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दें और ओमेगा को बगैर सबस्क्रिप्ट के बाहर लिख दें, क्योंकि इसमें हमने मतलब क्या वजह लिखी है कि सिंस एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो तमाम पार्टिकल्स के लिए एक ही होती है। तो हमारे पास ये आ जाएगा L इज इक्वल टू, अब इसको देखें कल के लेक्चर में आपको मिलेगा कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये हमारे पास रिलेशन आया, आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओमेगा क्या है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और एल क्या हुआ, उसका एंगुलर मोमेंटम हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एक को रिलेशन आ गया फॉर द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने आपको कल इक्वेशंस बनवा रही हूँ, सेट ऑफ इक्वेशंस जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो उसमें आप लोगों ने जो टेबल बनाया है ना जिसमें आपने 4 इक्वेशंस लिखी हैं, वहाँ पर आप एक तरफ इक्वेशन जो आपने लिखी है F इज़ इक्वल टू एम ए, उसके नीचे आपने लिखना है P इज़ इक्वल टू एम वी और उसके ऑपोजिट आपने लिखना है L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो फिर आप ये देखेंगे कि यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देती हूँ। एज P इज़ इक्वल टू एम वी होता है हमारे पास, ठीक है, और L क्या आया हमारे पास, I इंटू ओमेगा आया। अब आप ज़रा इनको कंपेयर करें, ये है लीनियर मोमेंटम, ये है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर यहाँ हमारे पास लीनियर क्वांटिटी है, यहाँ क्या है, एंगुलर क्वांटिटी है। ये है मैस और यानी कि इनर्शिया, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक दूसरे का काउंटर पार्ट है, लीनियर मोशन में जो रोल इसका है, एंगुलर मोशन में वो रोल इसका है। ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, तो फिर वही बात हुई कि इक्वेशंस का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, और जो इक्वेशन ये लीनियर मोशन की है ये उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट है, ये उसकी मुशाबे इक्वेशन है एक रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कुछ और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो किस तरह से, एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से मुराद ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ये पाथ वो ले रहा है और इसमें वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई फॉर एग्जांपल जी चलें जी कोई प्लेयर है, ठीक है ना, और वो ऐसे इस पाथ के अलॉन्ग वो रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सटर्नल पाथ के अलॉन्ग जो उसका मोमेंटम है वो कहलाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है वो उसकी अपनी बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, इसका ये जो इसके अराउंड मोमेंटम होगा ना, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एन ऑर्बिट, दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर यही जो प्लेयर है ये क्या करता है कि ये अपने ही एक्सिस के अराउंड घूमता है। ठीक है, यानी कि यहीं खड़े खड़े जो है ये अपने ही गिर्द अगर ये घूमता है तो फिर इसका जो मोमेंटम कहलाएगा दैट विल बी नोन एज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी रीडिंग भी करेंगे।
यहाँ से हम रीडिंग करेंगे, फिजिसिस्ट यूजुअली मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एल सबस्क्रिप्ट एस एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल सबस्क्रिप्ट ओ। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एल विद अ सबस्क्रिप्ट ओ। ओ इज़ फॉर ऑर्बिटल, और दूसरी टाइप क्या है, वो है हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसको हम लिखेंगे एल विद अ सबस्क्रिप्ट स्मॉल एस। अच्छा, सबस्क्रिप्ट जो होता है उसको छोटा लिखा करें, आप लोग उसको भी लेटर के बराबर के साइज़ का कर देते हैं। जैसे आपके कुछ स्टूडेंट्स की मैंने करेक्शन करवाई कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए वो ओमेगा एफ भी उतना ही बड़ा लिखते थे जितना ओमेगा एफ सबस्क्रिप्ट है, उसको उतना बड़ा नहीं लिखना। अच्छा, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी। ठीक है, स्पिनिंग क्या होती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना। while orbital angular momentum is associated with the motion of a body along a circular path। ठीक है, जैसे आप अर्थ की मिसाल ले लें, अर्थ में क्या है कि अर्थ एक तो सन के अराउंड ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसकी वजह से उसके पास होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा अर्थ क्या कर रही है कि वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है, तो उसकी वजह से उसके पास आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कि अगर यहाँ पर हम सन बनाते हैं, ठीक है, और ये हम जो है वो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ शो करते हैं, सपोज कि दिस इज़ अर्थ, तो ये जो इसकी मूवमेंट है, ये इसका क्या है, ये इसका ऑर्बिट है। इस मूवमेंट की वजह से जो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो एल ओ कहलाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और जो अर्थ की ये वाली मूवमेंट है कि अगर यहाँ पर ये मैंने अर्थ बनाई है, ये इसके बीच में से एक एक्सिस पास कर रहे हैं इसके अपने, और अर्थ जो है आपको पता है कि अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, इसकी वजह से जो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये जो ऑर्बिट के अराउंड ये घूमती है, सन के अराउंड जो घूमती है ऑर्बिट के बीच में, तो इसकी वजह से इसका ये एक साल में एक चक्कर मुकम्मल होता है अर्थ का। 1 ईयर लगता है ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में। और ये जो इसकी स्पिनिंग है अपने एक्सिस के गिर्द जो ये घूमती है, तो ये 24 आवर्स में एक चक्कर अपने एक्सिस के अराउंड लगा लेती है। The difference is illustrated in the figure. In usual circumstances concerning the orbital angular momentum, the orbital radius is large as compared to the size of the body। ठीक है ना, देखिए जैसे ये मैंने बनाया ऐसे ही बनाया अंदाजे से, लेकिन ऑर्बिट अमूमन बहुत बड़ा होता है ना ऑब्जेक्ट के अपने साइज़ के मुकाबले में, तो फिर इसकी वजह से क्या है, हैंस द बॉडी में बी कंसिडर टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उस ऑर्बिट के हिसाब से आप उस ऑब्जेक्ट को छोटा होने की वजह से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक था, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह से कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, इसी तरह से जो है यूनिवर्स में एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। यानी कि वो आपस में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ वेलोसिटीज़ को शेयर एक्सचेंज वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑन द होल जो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है उसमें चेंज नहीं आ रहा होता। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये भी कंजर्व होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको ये उसकी डेफिनेशन है लॉ की। ठीक है, इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखना है, मैथमेटिकली एल टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस अप टू सो ऑन एंड दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अच्छा, तो ये एक बहुत अहम लॉ है हमारी यूनिवर्स में, ठीक है ना। और इसको अगर आप जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोटेशनल मोशन ही जो है वो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर एटम्स को जाकर देखें, चाहे आप जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल्स के ऊपर अपने सोलर सिस्टम को देखें, हर जगह पर रोटेशनल मोशन चूँकि है, तो लिहाजा उन सब ऑब्जेक्ट्स के पास एंगुलर मोमेंटम भी है, और एंगुलर मोमेंटम है तो वो फिर कंजर्व भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ अहम जो फैक्ट्स हैं ना जो कि हम लोगों ने देखने हैं। दिस द इफेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रेडिली अपेरेंट इफ़ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी ऑल्टर्स इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए आप जो है मिसाल ले लें एक डाइवर की। डाइवर से मुराद ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि स्विमिंग पूल में डाइव करने लगा है। डाइव करना होता है गोता लगाना, ठीक है। लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि मैंने आपको बुक में बताई है, ठीक है ना। उसको आप लिखने के बाद फिर आपने उसका जो है फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म वो भी बुक में गिवन है, वो लिखिए। वो लिखने के बाद फिर आप इसकी लिखेंगे डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, डिटेल इसकी जो है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एक डाइवर को कंसिडर करें। ये एक है डाइविंग बोर्ड, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये स्विमिंग पूल है, राइट। ये वाटर है, स्विमिंग पूल है, ये डाइविंग बोर्ड है। डाइविंग बोर्ड के ऊपर जो स्विमर्स होते हैं वो ऐसे यहाँ से चल के आता है और यहाँ आकर वो क्या करता है, यहाँ आकर तो वो अपने पाँव के साथ जो है ना इसको प्रेस करता है, ठीक है। डाइविंग बोर्ड को ऐसे नीचे की तरफ पुश करता है, तो डाइविंग बोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा यूँ हो जाता है। अच्छा, ये पुश होता है नीचे की तरफ क्योंकि डाइविंग बोर्ड यहाँ से फिक्स्ड होता है और यहाँ से ये फ्री होता है, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ से ये दब जाता है। जब ये दबता है तो दबता है, लेकिन फिर ये ऊपर आता है वापस, डाइविंग बोर्ड ऊपर आता है और इसको ऊपर की तरफ पुश देता है डाइवर को, ठीक है। अब ये एयर में चला जाएगा डाइवर, ऐसे इसकी जो है ना टांगें और बाजू ये स्ट्रेस्ड है, तो इसका कुछ मैस होगा। और यानी कि क्या मैस है, टांगों का, बाजुओं का, पूरे जिस्म का। इस वक्त इसके जो बाजू और आर्म्स, वो जो क्या नाम है, लेग्स और आर्म्स हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, ठीक है। यानी कि वो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर दूर, ठीक है ना, स्ट्रेच्ड है ना, दूर दूर किए हैं इसने। तो इसके जो मैसेज हैं उनका जो फासला है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो इस वक्त ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है I इज इक्वल टू mr², है ना। अच्छा, when the diver's legs and arms are stretched outward, तो its moment of inertia will be large। भला क्यों लार्ज होगा, क्योंकि इसके जो मैसेज हैं, डिफरेंट जो इसके लिम्स हैं वो सेंटर से ज़्यादा फासले के ऊपर हैं, आर बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हर मैस जो है वो उसका जो सिर्फ मैस की वैल्यू नहीं, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर वो क्या करता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, देन ही draws his legs and arms closer, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने जो है ना टांगें और बाजू वो उनको उसने अपना, बस अब इस तरह से ही करके मैं बना सकती हूँ, उसने अपने जिस्म को सुकेड़ लिया, ठीक है। क्लोज टक पोजीशन में ले आया, क्लोज़र जब लेकर आया तो देन mr² विल रिड्यूस, ठीक है। क्योंकि अब क्या हुआ, डिस्टेंस कम हो गया, r छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखें उसके जिस्म के जो डिफरेंट मैसेज थे वो उसके करीब आ गए, फासला कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। एज एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इट मीन्स के I1 ω1 विल बी इक्वल टू I2 ω2। सपोज़ करें कि यहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I1, यहाँ पर हो गया है I2, यहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ω1, यहाँ पर हो गई है ω2, ठीक है। इनके प्रोडक्ट में बराबर रहना है। अब क्या हुआ है कि उसका जो I2 है ना वो कम है I1 से, ठीक है। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट में सेम रहना है, इसका मतलब ये है कि ω2 बढ़ जाएगा,
उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर डाइवर अपनी टांगों को और बाजुओं को क्लोज टक पोजीशन में करेगा तो व्हाट विल हैपन कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट विल इंक्रीज, दैट विल कॉज हिम टू स्पिन मोर, ठीक है, और वो समर सॉर्ट्स यानी कि कलाबाजियाँ खा सकेगा। दैट इज हिज एंगुलर वेलोसिटी will increase, so he will be able to take extra somersaults। somersaults कहते हैं कलाबाजियों को, ठीक है, और इस तरह से वो जो है ना घूमता हुआ बिल आखिर आकर तो पानी में जंप कर देता है। तो इस एतबार से वो जो है ना अपने जिस्म को सुकेड़ता या फैलाता है। जब उसने स्ट्रेट जाना होता है तो वो बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है। अगर उसने जो है हवा में कलाबाजियाँ खानी है तो वो क्या करेगा, अपने जिस्म को सुकेड़ लेगा। और ऐसा जो है यानी कि फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों होता है, क्योंकि इस तरह करने से जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम ज़्यादा होता है और फिर उस एतबार से एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एडजस्ट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके बाद जो है चूँकि एंगुलर यहाँ पर ये जो हमने कंजर्वेशन पढ़ी है ना, ये एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की पढ़ी है, लेकिन यू नो कि एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड कंजर्व होना है तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन को भी कंजर्व होना है। और इसकी डायरेक्शन की जो कंजर्वेशन है इसके यूनिवर्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेज हैं, ठीक है। वो क्या कंसिक्वेंसेज है, पहले तो आप ये देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन से मतलब हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो, ठीक है। कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसके एक्सिस चेंज नहीं होंगे जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे। अच्छा, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन में यहाँ पे डालनी है, ठीक है, कि इसका मैग्नीट्यूड ये पीछे जो थी ना एंगुलर मोमेंटम, और बल्कि मैंने आपको बताई भी है वहाँ पर। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी कंजर्व हो रहा है, इसकी डायरेक्शन भी कंजर्व हो रही है, डायरेक्शन इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता उस वक़्त तक उसकी जो डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो चेंज नहीं होती। दिस फैक्ट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द अर्थ as it moves around the sun. No other sizable torque is experienced by the earth because the major force acting on it is the pull of the sun. The earth's axis of rotation therefore remains fixed in one direction with reference to the universe around us, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ जो है वो हमेशा एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेट करती चली जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर उसके मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व रहेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो उस वक्त तक चेंज नहीं होंगे जब तक कि उसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा लेक्चर, और बहुत अहम ये चीज़ें, इनको ध्यान से पढ़ें और होमवर्क करके मुझे भेजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।